अच्छा, मैं आपको बता रहा, मेन्यू कॉस्ट आपको समझ आ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेन्यू कॉस्ट में? ये इन्फ्लेशन की एक कॉस्ट है ना? आ गया। सर कभी कभार ऐसी भी इन्फ्लेशन होती है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो दुकानदार के पास अभी पिछला स्टॉक ही पड़ा होता है, तब भी प्राइस नए स्टॉक के बराबर दे देता है। हाँ बिल्कुल, तो ये गलत है ना। पुराना स्टॉक जितने पे उठाया है उसको तो पुरानी कीमत पे देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये दोनों में ये बेईमानी होती है ना। इसीलिए तो कहते हैं जो होर्डिंग करते हैं कि ढेर सारा सामान इकट्ठा करके वो अपने स्टोर रूम में रख लेते हैं ताकि सस्ता उठा लिया और बाद में फिर महंगा करके बेचते हैं। तो ये गलत है। अच्छा, आगे आ गया शू लेदर कॉस्ट। अब शू लेदर कॉस्ट दो तरह की होती है। जैसे आपने ना फर्ज किया कि कोई फोन लेना है या कोई भी शॉपिंग करनी है। अच्छा, आपको कीमत का आइडिया नहीं है। और कीमत का आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो आपने आज जो चीज ली है वो 6 महीने बाद भी उतनी की होगी ना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन जीरो है, इसका मतलब है कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, पहली दुकान पे जहां पर आपको वो चीज मिल रही है वहां से ले लेंगे, क्योंकि आपको प्राइस का पता है। 6 महीने भी आपने उतने की ली थी, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद भी उतने की है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होती है तो फिर लोगों को पता ही नहीं होता कि प्राइसेस कितनी हो गई हैं। उसके लिए फिर लोगों को क्या करना पड़ता है कि लोगों को सर्च करना पड़ता है। हर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, एरिया एरिया, यार कहाँ से सस्ती मिलेगी। क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल प्राइस क्या है। दुकानदार भी मौके से फायदा उठा रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन है, चलो महंगी बेच दो। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो कहते हैं आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी ख्वारी होगी, आपके जूते घिसेंगे। ये निकला उससे है। तो शू लेदर कॉस्ट जो टाइम की ख्वारी है उससे निकाला है कि आपके जूते सर घिसेंगे। लेकिन वो सर हाँ लेकिन वो सरकारी तौर पर वो आता नहीं है कि इस पे हुकूमत सरकारी वो पब्लिश करती है कितनी कीमतों पे बेचना है, दुकानदारों के पास भी होता है। हाँ, ये आपने अच्छी बात की आई है, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों पे आता है जो नेसेसिटीज हैं। जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उन पे सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। चीनी, आटा, नमक, ऑयल वगैरह, इन कीमतों इनमें जरूर गवर्नमेंट रेट सेट करती है। लेकिन मोबाइल, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड शूज हैं, इनमें कोई काम नहीं है गवर्नमेंट का। तो वो आपको फिर चेक करना ही पड़ता है। अच्छा, तो अच्छा, एक तो ये हो गया शूज अदर कॉस्ट। एक और है शूज अदर कॉस्ट कि हर बंदा कहता है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने बैंक में पैसे सेव किए हुए हैं और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, इसको डिपॉजिट रेट बोलते हैं, और इन्फ्लेशन हो रही है, तो इसका मतलब है आपका और इंटरेस्ट रेट उतने का उतने ही है, बढ़ नहीं रहा। तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट असल में कम हो रहा है। ऐसे ही है ना जी। तो हर बंदा कोशिश करता है कि यार इस बैंक से उठाएं, उस बैंक में डालते हैं जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट अगर वो नहीं करेंगे तो उनका इंटरेस्ट रेट जो रियल टर्म में कम होता जा रहा है ना। जैसे हमने बात की कि उनको सर दस फिर परसेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे बंदे को बैंक में सेव करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर ज्यादा कम हो रही है तो खैर है। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो बेस्ट तरीका ये है कि पैसे को होल्ड ना करें और कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई चीज खरीद लें। ठीक है? क्योंकि उससे ये होगा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो आपने जो चीज ली होगी उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? सर फिर तो ये इन्फ्लेशन और बढ़ती जाएगी ना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ उस बंदे मैंने का। अगर एक चीज ले लिया है 1000 रुपए की, मैंने इसलिए लिया कि कल को महंगाई होगी तो वो 1200 की हो जाएगी। सर इस समय इन्फ्लेशन जो मुझसे 1200 की लेगा वो 1400 की बेचेगा, तो ऐसे ही सर है। इससे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करती जाएगी। तो होती रहे। मैं तो बता रहा हूँ एक बंदा जो है वो अब सर्वाइवल मोड में चला गया है कि यार मैंने इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या करूँ, तो यही ऑप्शन है। अगर वो पैसे होल्ड करके रखेगा तो पैसे की वैल्यू तो कम होती जा रही है इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो उसे उसे अपना कम से कम स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना है कि यार कहेगा यार वही स्टैंडर्ड तो रहे कम से कम जो पहले था। तो फिर वो ये काम करेगा, कोई चीज ले ले। आप गाड़ियों को ले लो। अब गाड़ी जिस बंदे ने ली है, अगर फर्ज किया तो किसी बंदे के पास पैसे थे, मैं एग्जांपल देता हूँ। कितने? 17 लाख, 13 लाख रुपया। 13 लाख से एक ना ऑल्टो आती थी पहले, जब शुरू हुई थी। अब 13 लाख रुपए का, अब महंगाई बहुत तेजी से हुई। तो 13 लाख की वैल्यू अब क्या रहनी थी, उसने क्या किया, उसने ऑल्टो खरीद ली। अब क्या हुआ, ऑल्टो हो गई 27 लाख की। तो उसकी मौजें नहीं लगी। मौजें मतलब उसको भी फायदा हो गया कि उसके 13 लाख 27 लाख बन गए ऑटोमेटिकली। तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वहीं का वहीं रहा जहां पहले था। अगर वो पैसे होल्ड करके रखता तो उसकी परचेजिंग पावर एकदम से गिर जानी थी और फिर वो ऑल्टो तो ले ही नहीं सकता था ना, क्योंकि ऑल्टो तो अब 27 लाख की होगी, वो 13 लाख में कैसे लेता। सर लेकिन ये हर चीज में अप्लाई तो नहीं करा, जैसे पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन हो रही है हाँ, मगर जमीनों की कीमतें गिर रही हैं अभी। और नहीं, जमीनों की कीमत देखो, बात सुनो। हमने देखना है कि इन्फ्लेशन हो रही है तो किन चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
ये भी तो देखना है ना। अगर कोई जमीन खरीद ले कि मैं पैसा सेव मेरी कर तो कीमत गिर रही है। या मेरी बात सुनो, जमीन की कीमतें इसलिए गिर रही हैं कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए जमीनों की कीमतें गिर रही हैं, वजह ये है। अच्छा, लेकिन आम जो महंगाई है वो हो रही है आम चीजों की, जो लोग आम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल वगैरह जो भी है। अच्छा, तो हमें शूल अदर की समझ आ गई कि अच्छा, इसमें भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे में, जहां इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले, क्योंकि आपका रियल इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसमें भी आपकी ख्वारी हो रही है, टाइम लग रहा है, जूते घिस रहे हैं, शूल अदर कॉस्ट। अच्छा, आगे आते हैं फिजिकल ट्रैक। अच्छा, फिजिकल ट्रैक क्या है, मैं आपको बताऊं, ये अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स सिस्टम को चेंज नहीं करेगी, टैक्स ब्रैकेट्स को, तो अवाम पे लोड पड़ जाएगा। ये क्या होता है फिजिकल ट्रैक, जरा मैं आपको ये बता दूं। फर्क किया, आपका जो इनकम टैक्स है ना, वो कुछ ऐसे लगता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है, ठीक है, और 5 लाख से लेके 10 लाख, तो आपने टैक्स देना है, फर्ज किया 5% साल का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी इनकम अगर 10 लाख से लेके 20 लाख तक है, तो आपने टैक्स देना है 7.5%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ये। तो अब एक बंदा जो कि इससे भी नीचे वो फॉल कर रहा था 4 लाख पे, तो पाकिस्तान में कहते हैं वो बंदा जो 4 लाख कमाता है ना एक साल का, 4 लाख एक साल का, उस पर टैक्स नहीं लगता, तो ये बंदा तो टैक्स फ्री है अभी, इसकी इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इन्फ्लेशन हो गई, और इन्फ्लेशन जब हुई तो आपकी रियल इनकम कम होना शुरू हो गई। आपने कहा कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, क्योंकि मेरी रियल वेज कम हो रही है। उन्होंने बढ़ाकर 5 लाख कर दी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड वही मेंटेन हो पाया जो पहले था। लेकिन हुआ क्या कि उससे आप इस टैक्स ब्रैकेट में आ गए, 5 से 10 लाख वाली, पहले नहीं थे, और आप पहले टैक्स नहीं देते थे, अब आपको टैक्स देना पड़ गया। वो बंदा जो 5 से 10 लाख की ब्रैकेट में था, उसने भी कहा मेरी वेज बढ़ाओ, क्योंकि रियल वेज कम हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, उन्होंने वेज बढ़ा दी, वो आ गया 10 से 20 लाख की ब्रैकेट में। अब वो पहले 5% टैक्स देता था, उसको अब 7.5 देना पड़ गया। तो ये लोगों को नुकसान क्या हो रहा है कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड वही की वही है, सिर्फ मनी इनकम बढ़ी है, ठीक है, मनी इनकम बढ़ी है, रियल इनकम वही की वही है, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो चेंज ना हुआ, लेकिन उनको टैक्स पहले से ज्यादा देना पड़ गया, तो एक्चुअली उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पहले से गिर जाएगी। इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, कि वो लोग जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में थे, यहां से वो हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए, और वो लोग जिन पे पहले टैक्स नहीं था, उन पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया, जबकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में कोई इजाफा नहीं हुआ, उनकी रियल इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ मनी इनकम बढ़ने से वो हायर टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जब इन्फ्लेशन हो रही है और रियल वेज कम हो रही है और वर्कर ज्यादा वेज डिमांड कर रहे हैं ताकि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, अपने रियल इनकम को मेंटेन कर सके पहले वाली, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अब 4 लाख की जगह पर जो बंदा 5 लाख कमाता है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उस ब्रैकेट को ऊपर कर दे, ताकि तो 5 लाख जिस बंदे का हो गया उस पर अभी भी टैक्स नहीं लग रहा, फिर तो समझ आती है ना बात की। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने इस टैक्स सिस्टम को नहीं चेंज करेगी, ये जो हमें टैक्स ब्रैकेट्स नजर आ रही है, तो बर्डन फिर लोगों पे ज्यादा आ जाएगा, पहले से, बावजूद उसके कि उनकी रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। सर ये इन्फ्लेशन तो सबके लिए एक ही इफेक्ट करती है, तो भाई सरकारी अफसरों पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता इन्फ्लेशन का? तो वो आता है, लेकिन माशाल्लाह उनकी कमाई ऊपर की बहुत है, इसीलिए। अच्छा, फिस्कल ड्रैग मैंने आपको समझा दिया। अब आ गया डिस्करेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है, तो आपको समझ आती है, क्योंकि ये एक टर्म यहाँ लिखी हुई है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है एंटिसिपेशन, ठीक है। तो अपना आपने ना एक दोस्त के लिए ना गिफ्ट लेके रखा हुआ था, दोस्त अचानक आ गया, आपने गिफ्ट उसे दे दिया, तो यार तुझे कैसे पता मैं आने वाला हूँ, तूने गिफ्ट रखा, आपने कहा यार एंटिसिपेशन की है, मतलब आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया कि यार ये इस वक्त आएगा। तो इसी तरह इन्फ्लेशन अगर प्रिडिक्ट की जाए ना, ये पता हो कि अभी 2% है, आगे 3% हो जाएगी,
ये आगे 4% हो जाएगी, तो उस हिसाब से नेसेसरी चेंजेस की जा सकती है। गवर्नमेंट जो है वो लीगल मिनिमम वेज बढ़ा देगी, मतलब कोई सुविधा तो बनाएगी ना, जिससे आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन वो है जिसमें आप जज ही नहीं कर सकते कि आइंदा आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन कितनी होगी। तो जब आप जज नहीं कर सकते तो आप नेसेसरी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, पता नहीं यार इन्फ्लेशन कितनी होती है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो हेजिटेट करेंगे इन्वेस्ट करने से कि यार अभी इन्फ्लेशन पता नहीं यार कितनी होती है, पता नहीं लोग लेते हैं कि नहीं लेते, बहुत ज्यादा बढ़ गई फिर क्या करेंगे। तो जब वो हेजिटेट करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे आउटपुट जीडीपी गिर जाएगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। फिर इन्फ्लेशनरी नॉइज को ले लो, ये क्या है, जिसको हम मनी इल्यूजन भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से आपको लगता है कि इनकम की कीमत बढ़ गई, वो बढ़ी नहीं है। मतलब ये, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, इन्फ्लेशनरी नॉइज की या मनी इल्यूजन की। कर्सर मेरा कहाँ गया, ये जरा गौर करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक चीज है, एक प्रोडक्ट ए है, उसकी कीमत जो है ना वो है 100 रुपीज। अच्छा, अब क्या होता है, उसकी कीमत ना बढ़ के हो जाती है 120। अब क्या कहेंगे, यार कीमत बढ़ गई इसकी, ठीक है। अच्छा, साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन थी 0, ठीक है, ये है इन्फ्लेशन। दूसरी बार क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गई 40%, ठीक है। मुझे बताओ प्रोडक्ट ए की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, इजाफा कितना हुआ है, 20 रुपए 20 रुपए, यानी कि 20%, यही है ना। अच्छा, अब इसका मतलब है इन्फ्लेशन 40% भी हुई, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 20% बढ़ी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोडक्ट असल में रियल टर्म में सस्ता हो गया है, क्योंकि जितनी कीमतें बढ़ी हैं प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ा। तो रियल टर्म में प्रोडक्ट सस्ता है, लेकिन हमें इन्फ्लेशन एलियन है, मनी एलियन नहीं यार, मनी टर्म में तो यार वो बढ़ गया। मेरी आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आ रही है। असल में मुझे मैसेज आया था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, लाइट गई भी शायद इस वजह से। कर रही है कभी। हाँ, अच्छा, तो ये है इन मनी एलियन, ठीक है, या इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी नॉइज, कि आपको, आप मिसगाइड हो रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया है, आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की कीमत 20% बढ़ गई है, लेकिन भाई इन्फ्लेशन तो 40% है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रियल टर्म में निकालूं तो निकलेगा 20% बढ़ी है कीमत माइनस 40% इन्फ्लेशन को निकाल दो ना, रियल टर्म में तो तभी निकलेगी। ये है रियल टर्म में प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो वो असल में -20%, प्रोडक्ट रिलेटिवली 20% सस्ता हो गया आपके लिए। ये बात फॉलो कर रहे हैं सारे? प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर गई। हाँ, वो मनी वैल्यू इंक्रीज कर गई, जो आपको मिसगाइड कर रही है। ये समझ जी, सर, ये समझ नहीं लगी कि वरना उसूली तौर पे महंगाई जो 140 है होना चाहिए 40। था ना, तो वो 120 हो गया क्योंकि वैल्यू उसकी ज्यादा है प्रोडक्ट की, या फिर वो अगर एफिशिएंटली बना रहे हैं उसको। मेरी बात सुनो, जब इन्फ्लेशन 40% है अंडर प्राइस हो रही है ना प्रोडक्ट। हाँ सुनो ना, अगर इन्फ्लेशन 40% है तो असूलन कीमत तो 100 से 140 नहीं होनी चाहिए थी, बताओ, होनी चाहिए थी ना, इन्फ्लेशन जो 40% है, लेकिन वो सिर्फ 120 हुई है। इसका मतलब है रियल टर्म में प्रोडक्ट सस्ता हुआ है, महंगा नहीं हुआ। तो ये क्योंकि लोगों को नहीं समझ आती, तो मनी इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और लोग समझते हैं महंगा हो गया, वो महंगा नहीं हुआ, ले लो उसे, सस्ता है, वो रियल टर्म में सर सस्ता है। लेकिन सर ये किन सर लेकिन सिचुएशंस में हो सकता है? ये तब भी हो सकता है ना सर, जैसे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, या फिर जो नहीं, प्रोड्यूसर है उसके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तरीके सस्ते आ रहे हैं, या वो ज्यादा सस्ते आ रहे हैं efficient या हो जाए उसने, काम। हाँ सस्ते आ रहे हैं या उसने पहले से स्टॉक उठाया हुआ है। हाँ जैसे मैं मतलब आपको सर उसका एग्जाम्पल, वो उसका सप्लाई इलास्टिक है उसके पास। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लोग क्या करते हैं, ये बुकिंग करवा ली गाड़ियों की, पहले बुकिंग करवा के ना गाड़ी अपने पास रख ली, वो सस्ते रेट पे थी, बाद में गाड़ी महंगी हो गई। अब गाड़ी महंगी हो गई, अब वो दे नई गाड़ी रहे हैं, नई गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले उठाई हुई ना, वो सस्ती दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उठाई सस्ती सप्लाई थी। इलास्टिक है सर, तो फिर ज्यादा बिक जाएगा हाँ, फिर ज्यादा बिक जाएगा, ये बात सही है। क्योंकि तो ये, स्टॉक ही ज्यादा है। हाँ, तो ये समझना है, ये है, अब आप पढ़ोगे भी ना तो आपको ज्यादा, ये है इन्फ्लेशनरी नॉइज,
या मनी यानी जिसकी वजह से लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। अच्छा एक और आपको एग्जांपल देता हूं दूसरी, जरा वो भी देखिए। अगर मैं अच्छा एक मिनट, तो इसका मतलब है लोगों को वो चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए जो मैंने एग्जांपल दी है, बताओ। लेनी चाहिए लेनी ना? चाहिए। तो लोग कहते हैं महंगी होगी नहीं लेनी, गलत डिसीजन। ये इन्फ्लेशनरी नॉइज की वजह से हुआ, वो उसके रियल टर्म में देखे तो वो सस्ता है अभी ले लें, लेकिन लोग नहीं लेते, यार महंगा हो गया हम नहीं लेना, वो सिर्फ पैसे देख रहे हैं, रियल टर्म देख ही नहीं रहे। तो ये लोगों को सर हाँ सर लेकिन अपने ओ लेवल में तो पढ़ाया यार कि अगर कीमतें कम हो तो बंदे को भी करना चाहिए, कीमतें कम हो तो फिर ले, बंदा डिले करता है कि और कम हो जी बिल्कुल ऐसे ही जाएगी है। फ्यूचर में। अपने मेरी पढ़ाया तो हाँ मेरी बात सुन, तो कीमतें कम नहीं हो रही भाई, रियल टर्म में कम हो रही हैं। तो सर तो लोग इस हमने तरह भी कर सकते हैं ना कि अब आगे अगर प्राइस, अगर वो एक्सपेक्ट करें कि हाइपर इन्फ्लेशन होने वाली है तो लोग ज्यादा स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, जैसे बायर्स इस तरह करते हैं, कहते हैं कि सारे वो प्राइसेस बढ़नी है तो फिर अभी खरीद लेते हैं इससे पहले कि वो और बढ़ जाए, फिर हम और ये तो महंगी हो इन्फ्लेशन जाए। है ना, ये तो इन्फ्लेशन का कॉज है ना, वो ये अगला पॉइंट है। इससे अगला पॉइंट ये इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है तो लोग कह रहे हैं यार आगे और हो जाएगी, तो आगे बाद में होगी, लोग अभी से लेना शुरू कर देंगे, यार अभी ले लो अभी सस्ता है, तो वो इन्फ्लेशन अभी हो जाएगी। तो ये है इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन, कि वो लोग जो इन्फ्लेशन हो रही है वो कहते हैं आगे डर के कि आगे और ज्यादा हो जाएगी, वो अभी ले लेते हैं, तो इन्फ्लेशन अभी ज्यादा हो जाएगी, सारी मतलब डिमांड जो बढ़ जाएगी, लोगों को डर है आगे ज्यादा महंगी होगी। तो ये भी एक नुकसान है। अच्छा फिर बेनिफिट्स को देख लें, कोई सवाल तो नहीं किसी का इससे मुतालिक कॉस्ट से? अच्छा बहरहाल आप फिर नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये बुक पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा पोटेंशियल बेनिफिट्स, ये आसान है। स्टिमुलेट्स आउटपुट, जारी बात है जब इन्फ्लेशन होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, और अगर इन्फ्लेशन स्लो है ना, लो एंड स्टेबल है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे हमने पढ़ा था कल की क्लास में, अगर आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ रही हैं तो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, वो ज्यादा बनाएगा, और कंज्यूमर को भी फील नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ ही रही है। मतलब वो क्यों? क्योंकि लो इन्फ्लेशन वो होती है कि साल में थोड़ी सी बढ़ी, उससे ज्यादा तो लोगों की इनकम बढ़ गई, तो लोगों की रियल इनकम बढ़ी है तो लोगों को फील नहीं होती ये वाली इन्फ्लेशन। और प्रोड्यूसर को फायदा ये होता है कि कीमतें बढ़ रही है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करता है तो आउटपुट बढ़ती है। अच्छा फिर ये आपके बर्डन ऑफ डेट को कम कर देता है, मैंने आपको समझाया था पहले। रियल इंटरेस्ट रेट किसका कम हो जाएगा? बोरोवर का, ठीक है ना? आप देखो बोरोवर ने 10% पे लोन उठा लिया, अब समझो जरा, ठीक है? उस वक्त इन्फ्लेशन नहीं थी, अब जब उसने वापस करना है इंटरेस्ट के साथ तो अब इन्फ्लेशन हो गई 5%, पहले 0 थी, तो अब रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया बता दें, कितना हुआ? नहीं पता चल रहा भाई, 5% हो गया ना। पहले वो एक बॉर्डर ने लोन लिया था 10% पे, वो 10% दे रहा था, तो क्या हुआ आगे आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन भी हो गई, उसका इंटरेस्ट रेट वहीं पे है, इन्फ्लेशन कितनी हुई 5%, तो अब 10 - 5 करो ना, तो आपका जो उसका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो तो सिर्फ 5% रह गया। तो बोरोवर को फायदा हो रहा है, वो जो डेट उसने कर्जा लिया हुआ है उसको कर्जा पे करना आसान हो गया क्योंकि उसका बर्डन कम हो गया। ठीक है जी, सबको, किसी को समझ नहीं भी आ रही? कोई पूछना नहीं है? चलिए जी, नहीं पूछना तो आ ठीक रही है। समझ आ रही है। अच्छा फिर प्रिवेंट सम अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये ना अनएम्प्लॉयमेंट को किसी हद तक कम भी करती है इन्फ्लेशन जो है, वो क्यों? क्योंकि अगर सर जब इन्फ्लेशन होती है, चीजें महंगी होती हैं, तो सर लोग कहते हैं कि अब काम करना पड़ेगा, अगर तो कुछ लेना है, अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा चले कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट करते हैं। देखो जो काम नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो पहला, जो काम नहीं कर रहे, क्या हमने नहीं काम करना तो वो तो अनएम्प्लॉयड चलाते ही नहीं, क्या कह रहे? तो इसलिए आप जी वाली सर, जी बात, आप तो आपकी बात ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल दें। अच्छा इन्फ्लेशन अगर स्लो है ना, यानी कि लो एंड स्टेबल है, तो कीमतें तो बढ़ रही हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, तो आप वेज नहीं बढ़ा रहे, क्यों? तो कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, तो वर्कर्स को भी फील नहीं हो रहा यार 2 रुपए बढ़ी है, यार 4 रुपए बढ़ी है, ठीक है,
उधर कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, फायदा किसका हो रहा है? प्रोड्यूसर का, ओनर का, फर्म्स का, ठीक है ना, उनका फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी तो कीमतें बढ़ रही हैं, स्लो बेशक बढ़ रही हो, लेकिन वेजेस वही खड़ी। और वेजेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि वर्कर्स को फील नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है वो उसको वर्कर सस्ते पड़ रहे हैं क्योंकि कीमतें तो बढ़ रही हैं, वेज नहीं बढ़ा रहे वो, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उनको जब वर्कर सस्ते पड़ेंगे रियल टर्म में, तो वो उनको अनएम्प्लॉय नहीं करेंगे बल्कि रखेंगे। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। हाँ, अगर इन्फ्लेशन हाई हो, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो फिर तो वर्कर चीखें मारेंगे कि यार बट सर अगर परफेक्ट मार्केट में सर तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनपरफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। हाँ, उसमें हो सकता है। तो अब वो वर्कर फिर चीखें मारेंगे तो फिर उनकी वेज बढ़ानी पड़ेगी, वो उसमें फायदा नहीं होगा। उसमें तो फिर कहेंगे जी वेजेस बहुत बढ़ गई, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अनएम्प्लॉय हो गए। ये फायदा तब है अगर इन्फ्लेशन लो है और स्टेबल है, फिर क्योंकि कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी, प्रोड्यूसर का फायदा होता रहेगा, वेजेस बढ़ाएंगे नहीं, वर्कर मांगेंगे नहीं ज्यादा वेजेस क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा, 6 साल 2 साल बाद शायद बढ़ा दें, तो वो वर्कर्स को रखेंगे, अनएम्प्लॉय नहीं करेंगे। अच्छा, फैक्टर्स कौन सी ये थोड़ा लंबा ही चल रहा है आज, खत्म ही इसने नहीं होना, कल का दिन लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल खत्म कर देंगे और फिर क्वेश्चंस भी आपको साइन कर दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा जी सर।